हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आप हिंदी साहित्य की क्लास में हैं और मेरा नाम सरोज है। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। नमस्ते। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 3 में हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ चुके हैं और अब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। और किसी को अब कोई कंफ्यूजन है पिछली क्लासेस से या कल हमने पढ़ा था उससे, तो आप बता सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, उसको क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताएं, किसी का कोई सवाल है तो। नहीं है सवाल। टीएस इलीट का हमने निर्वैक्तिकता का सिद्धांत पढ़ लिया था, सबको समझ में आ गया अच्छे से। व्यक्तिवादिता के विरोध में जो था। ठीक है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए काम करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, उसी प्रकार से क्या पढ़ा था हमने इसमें, समझ आ गया होगा आपको, है ना? तो हमने देखे थे कविता के 3 स्वर, प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तृतीय स्वर।
कल लास्ट में हमने इसी पे बात की थी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की आलोचना। आलोचना में मैंने आपको बताया था कि आलोचना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम दोषों का ही वर्णन करें। इसमें गुण और दोष दोनों की बात होती है। गुण और दोष दोनों का ही जिक्र किया जाता है, दोनों का ही वर्णन किया जाता है। तो इसमें हम कुछ परिभाषाएं देख रहे थे। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार टीएस इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए हैं। तो मतलब टीएस इलियट क्या ये भागीरथ मिश्र क्या कह रहे हैं कि जो टीएस इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, जिसको हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक जो है वो पूरी मानव जाति के लिए खोज खोज करता है और वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं करता। उसी प्रकार जो कविता है, जो कवि है, वो सबसे पहले किसके लिए लिखता है? अपने लिए लिखता है ना? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए हैं। तो भारतीय जो काव्यशास्त्र है, हमने उसमें पढ़ा था काव्य साधारणीकरण को पढ़ा था हमने। प्रथम स्वर में कवि खुद से बात करता है या ईश्वर को संबोधित करता है? प्रथम स्वर में वो खुद से बात करता है, ईश्वर यहाँ पे नहीं लिखा हमने। ये यहाँ पे कल क्लियर पढ़ा था ना। प्रथम स्वर में कवि औरों से नहीं स्वयं से बातें करता है। ठीक है, ईश्वर का इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ईश्वर से क्यों बात करेगा कवि? ईश्वर से बात नहीं करता है। जब कवि कविता लिखता है तो सबसे पहले अपने लिए, है ना? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कुछ भी समझा रही हूँ आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड, है ना, तो उसको मैं पहले खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, तभी मैं आपको सिखा सकती हूँ। अदरवाइज हम किसी को नहीं सिखा सकते हैं अगर हम उसको खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो इसका मतलब कि मैं इसको अपनी लाइफ में करती होंगी, है ना? नहीं तो मेरी सिखाने की आपको हिम्मत ही नहीं होगी। वैसे ही जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो कवि जो है, कवि का पहला स्वर अपने लिए होता है। कल हमने बात की थी राम की शक्ति पूजा की, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था राम की शक्ति पूजा का। तो सबसे पहले कवि निराला खुद से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन कैसा था? संघर्षों से भरा हुआ। और राम की शक्ति पूजा जो है वो किस पर लिखी गई है? संघर्ष पर, है ना? उसमें राम के मन का संघर्ष, राम का संघर्ष और राम के मन का द्वंद्व, है ना? दोनों ही प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले कवि किससे बात कर रहा है? कवि निराला सबसे पहले खुद से बात कर रहे हैं कि जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें हमें परेशानी उठानी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। हम गलत नहीं भी होते हैं फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है, गलत ना होते हुए भी। जब राम जैसे महान व्यक्तित्व को ऐसा हो सकता है, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर साधारण मनुष्य क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। तो साधारण मनुष्य क्या चीज है कि वो क्या करे कि उसके साथ ऐसा कोई उसकी लाइफ में कोई दुख ना आए या कोई ऐसी परिस्थिति ना आए, है ना? तो मनुष्य है तो दुख तो आएगा ही। तो दुख आना जरूरी भी है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में जीवन दुख सुख का ही संगम है। दोनों चीजों को मिलाकर के ही जीवन बना है ना? दोनों ही चीजें जीवन में होनी चाहिए। अगर खुशियां ही खुशियां, सुख ही सुख जीवन में होंगे तो आप बोर हो जाएंगे जिंदगी से, है ना? तो इसीलिए जिंदगी में थोड़ा सा सही रहने के लिए, है ना, बैलेंस्ड रहना जो है वो जरूरी है। दोनों चीजों का होना भी जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा सब कुछ हो रहा है ना, दुख नहीं आ रहा है, तो आप एक ही चीज से बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव आना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही कवि निराला का जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, तो वो ये ही था कि सबसे पहले कवि किससे बात कर रहा है? खुद से बात कर रहा है, क्योंकि खुद की कवि की कैसी परिस्थिति थी? ऐसी ही थी ना? तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। जब मैंने आपको कल कवि निराला के बारे में बताया था कि उनके सबसे पहले उनके मम्मी पापा नहीं रहे, फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी बेटी, जो कि एक ही बेटी थी उनकी, उसकी भी मृत्यु हो गई, है ना? तो उनके पास कुछ भी जीवन में बचा नहीं था।
एक तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी थे, दूसरा जो अगर वो कवि थे तो काव्य समाज में भी वो बहुत ज्यादा दुखी थे, है ना? काव्य समाज में भी उनको जो है दबाया जा रहा था और उनको दुख दिया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। सरोज बेटी थी। हम्म। सरोज स्मृति इसीलिए वो लिखते हैं, है ना? क्योंकि उनकी बेटी का नाम ही सरोज था। तो क्या करते हैं वो? पहले वो खुद से बात कर रहे हैं कवि, है ना? कौन सा सिद्धांत चल रहा है? वही अभी सिद्धांत वही चल रहा है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है। अंशिका, अब आपको समझ आ गया? पहले स्वर में आपने कहा कि कवि किससे बात कर रहा है? क्या ईश्वर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि खुद से ही बात कर रहा है ना? सबसे पहले कवि अपने जीवन में वो चीज को अप्लाई करता है, पहले अपने लिए कवि कविता लिखता है। तो राम की शक्ति पूजा लिखने की जरूरत क्या पड़ी निराला को? यही जरूरत थी, क्योंकि उनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज्यादा थे और उन्होंने वही राम का संघर्ष वहां पर दिखाया हुआ है ना? अपने जीवन का संघर्ष तो है ही उनका, और वहां पर उन्होंने राम के जीवन का संघर्ष दिखाया है। और उसके बाद विजय विजय भी किसकी दिखाई है उन्होंने? राम की, है ना? तो वो कवि का जो पहला स्वर है वो खुद के लिए है, दूसरा स्वर किसके लिए है? श्रोताओं के लिए है, तीसरा स्वर सार्वभौमिक पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। ठीक है। यहां पर बात कर रहे थे निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की आलोचना। आलोचना में गुण और दोष होते हैं, दोनों ही। तो टीएस इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे होता है। मतलब दोनों जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है उसमें क्या चीज आ जाती है? साधारणीकरण भी आ जाता है। साधारणीकरण मैंने आपको कहा था कि जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, है ना, जब भी पाठक काव्य को पढ़ता है या फिर वो कोई नाटक देखता है, तो उसको लगता है कि नायक जो है वो मैं ही हूं, है ना? जिस व्यक्ति के साथ वो घटना हो रही होती है वो अपने साथ उसको जोड़ रहा होता है। कौन? पाठक, दर्शक, श्रोता। वो क्या कर रहा होता है? अपने साथ जोड़ रहा होता है उसको। तो वो एक साधारणीकरण का भाव है। तो उसको देख करके जो नाटक के जो सीन होते हैं उनको देख के बहुत सारे लोग रो भी रहे होते हैं, है ना? और अपने अपने आप को जब वो वहां पर देखना शुरू करते हैं कि नायक मैं हूं, इस सिचुएशन में मैं हूं, तो वो एक साधारणीकरण का भाव होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि साधारणीकरण का भाव भी इनके सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक है। किसका कहना है ये? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहना है। आप देखते हैं रामचंद्र तिवारी के अनुसार तो इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य पर बल दिया है। इलियट का जो परंपरा का या फिर परिकल्पना का जो सिद्धांत है, परंपरा और परिकल्पना, ठीक है, ये दूसरा वाला सिद्धांत है किसका? इलियट का। ठीक है। पहला जो हम निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अब यहाँ पे खत्म होता है यहाँ तक, और यहां से चलता है परंपरा और परिकल्पना, एक ही बात है। परंपरा का सिद्धांत या परिकल्पना की अवधारणा का सिद्धांत। आलोचना के संदर्भ में इलियट ने 1918 में अपने प्रसिद्ध लेख, क्या था इनके लेख का नाम? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। यह लेख द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी में जो इनकी रचना थी, द सीक्रेट वुड रचना में संकलित है। कौन सा लेख? यहां पर जो लिखा हुआ है, कहा गया? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये एक लेख है। ठीक है। और ये प्रसिद्ध लेख कब लिखा गया? 1918 में। और ये कहां पर छपा, कहां पर संकलित हुआ? द सीक्रेट वुड में। सीक्रेट वुड का समय क्या है? 1920। ठीक है। तो इसी में इन्होंने परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। कौन से, किसमें? जो इनका लेख है जो 1918 में लिखा गया, लेख का नाम क्या है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है। आगे इस लेख के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में परंपरा की व्याख्या की गई है, दूसरे भाग में ईमानदार आलोचना तथा संवेदनशील प्रशंसा का वर्णन है, तृतीय भाग सारांश के रूप में है। परंपरा की परिभाषाएं, परंपरा देखते हैं क्या है और अलग अलग विद्वान उसको कैसे कैसे बयान करते हैं कि परंपरा है क्या। इलियट के अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं परंपरा एक बृहत्तर उपयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। तो बता रहे हैं कि परंपरा जो है वो
बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है, बहुत बड़े लेवल पर जिसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है ना? परंपरा क्या चीज है? परंपरा तो सदियों से चली आ रही होती है ना। इतिहास से लेकर के जब हम देखते हैं तो परंपरा चली आ रही है आगे, है ना? तो इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। अब आप क्या मतलब एक व्यक्ति, एक इंसान, या फिर हर एक व्यक्ति, है ना, क्या करता है? इतिहास को देखता है, पहले क्या हुआ था और अब हमें क्या करने की जरूरत है, और मतलब वर्तमान में क्या सिचुएशन है या क्या स्थिति है, या फिर हमें किन किन बातों को लेकर के सावधान रहना है कि इतिहास में ये घटना घटी थी, फिर उसका ये लॉस हुआ था और इसका ये फायदा हुआ था, तो अब हमें वर्तमान में अगर हमारे साथ वैसी घटना हो जाती है तो उसका लॉस और उसका बेनिफिट, हर एक दोनों चीजों को लेकर के हम सोच सकते हैं, है ना? और फिर हम दोनों को सोच के क्या कर सकते हैं? बेनिफिट वाली चीज को चुन सकते हैं, जो हमारे फायदे की फायदे का जो काम है, या फायदे की जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है चीजें, उनको हम लेके अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इतिहास से ही तो हम सीखते हैं। इतिहास होता क्यों है? इतिहास इसीलिए होता है कि आप क्या करें कि आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे आप बच जाएं, है ना? इतिहास इसलिए होता है कि जो इतिहास में जिन लोगों ने जो गलतियां दोहराई हैं, जो गलत काम किए हैं और उनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है, या फिर उनको उन गलतियों का उन गलतियों के कारण जो उनको नुकसान हुआ है ना, हमें वो भविष्य में रिपीट नहीं करना है, वर्तमान में भी रिपीट नहीं करना है ना? तो जो इतिहास है वो हमें सीखने के लिए है, हमें सीख देता है इतिहास कि हमें क्या करना है अब, है ना? किस व्यक्ति ने पुराने समय में इतिहास में क्या किया था और उसको क्या उसका फायदा हुआ था, क्या उसका नुकसान हुआ था। दोनों चीजें हमारे सामने होती हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं, है ना? कि कोई भी, कोई राजा है, कोई व्यक्ति है, कोई साधारण मनुष्य है ना? तो वो कुछ भी कर रहा है, उसका दो बातें हमारे सामने आती हैं, एक तो फायदा और दूसरा नुकसान। तो हम दोनों को लेकर के सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कौन ऐसा मनुष्य है कि जो अपना फायदा नहीं चाहेगा, अपना घाटा चाहेगा या अपना लॉस चाहेगा? कोई भी ऐसा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा फायदा हो। इसीलिए हम इतिहास पर दृष्टि करते हैं और क्या करते हैं, हम अपने वर्तमान को सुखद बनाते हैं, उससे सुखद बना सकते हैं हम, उससे सीख लेके और उसको अपने जीवन में अप्लाई करके या फिर लागू करके हम एक सीख ले सकते हैं। ठीक है? श्यामाचरण दुबे के अनुसार देखते हैं क्या है। परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतरता बनी रहती है। तो श्यामाचरण दुबे क्या कहते हैं कि परंपरा जो है वो संस्कृति का भाग है जिसमें पास्ट, है ना, भूतकाल की बात है, भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य, है ना, पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में। ये क्या है? एक प्रक्रिया है जो निरंतर 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 चलती आ रही है। ठीक है? तो परंपरा संस्कृति का भाग है जो भूतकाल से वर्तमान में, वर्तमान से भविष्य तक क्या क्या होता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यू। परंपरा की उपयोगिता, परंपरा से इतिहास का बोध होता है, इतिहास को हम जान पाते हैं। परंपरा से अतीत की सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को समझा जा सकता है ना, कि अतीत में कैसा क्या क्या सांस्कृतिक जो बातें थी, है ना, वो उसका उनका विकास कैसे हुआ, संस्कृति का विकास कैसे हुआ, उसकी रूपरेखा को हम समझ सकते हैं परंपरा से। परंपरा हमारे हृदय में जाति, समाज, देश, साहित्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करती है। तो जो कहते हैं ना, हम ये सदियों से चली आ रही है परंपरा, है ना? कोई भी परंपरा होती है और आप हर दिन परंपराओं को अपने जीवन में और अपने आसपास देखते हैं उसको पूरा होता हुआ, है ना? तो परंपरा क्या करती है? हमारे हृदय में जाति, समाज, देश और साहित्य के प्रति लगाव उत्पन्न करती है। इलियट की परंपरा विषयक मान्यताएं क्या है? कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं इलियट? कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता है। तो मतलब कि कोई भी साहित्यकार है,
उसको सबसे पहले परंपरा का ध्यान रखना है, ट्रेडिशन का ध्यान रखना है कि क्या ये परंपरा है मतलब परंपरा मतलब ये कल्चर है हमारा, संस्कृति है हमारी, संस्कृति से हर एक चीज को कवि को देखना पड़ता है, रचनाकार को, कलाकार को, है ना। परंपरा से अलग हटकर वो रचना नहीं कर सकता, उसको परंपरा को देखना पड़ेगा, इतिहास से क्या परंपरा चलती आ रही है, अब क्या है और आगे क्या होगा। परंपरा रचनाकार की सोच को प्रभावित करती है। ये इलियट की विचारधारा हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक युग का साहित्य अपनी परंपराओं से प्रभावित रहता है। तो हर एक युग में साहित्य रहता है और हर एक युग का साहित्य जो है वो अपनी परंपराओं से प्रभावित होता है। परंपरा मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का सृजन और निर्माण एक ही बात है, सृजन या फिर निर्माण करती है। ठीक है। परंपरा मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। परंपरा क्या करती है? मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करती है या फिर सृजन करती है। ठीक है। किसी भी कलाकृति या कृतिकार का मूल्यांकन केवल रचनाकार या कृति के स्तर पर नहीं किया जा सकता, परंपरा का सहारा उसे लेना ही पड़ता है। तो कोई भी कलाकृति या फिर उस कला को बनाने वाला या मतलब कलाकार या फिर साहित्यकार क्या करता है? किसी भी कलाकृति या कृतिकार का मूल्यांकन केवल रचनाकार या कृति के स्तर पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी कला है, कोई भी काव्य रचना है, उसका मूल्यांकन केवल रचनाकार या कृति के स्तर पर नहीं किया जा सकता कि जो उसका रचनाकार है, लेखक है और जो उसकी कृति है यानी कि काव्य कृति है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। परंपरा का सहारा उसे लेना ही पड़ता है। अगर मूल्यांकन भी करना है किसी का, तो फिर परंपराओं को देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने परंपरा को फॉलो किया है या नहीं, है ना। जैसे हम अ, रीति रीतिबद्ध रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को पढ़ते हैं, है ना। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में क्या है कि रीतियों में बंधे हुए हैं रचनाकार, कि इन्हीं रीतियों में बंध के हमें रचना करनी है। तो अगर उनका मूल्यांकन किया जाएगा, एक दूसरे के साथ उनकी तुलना की जाएगी, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, जैसे देव और बिहारी, है ना, देव बड़े या बिहारी, ऐसा आपने देखा है, मतलब अपने आपके सिलेबस में आपको ये पढ़ना पड़ता है ना। या फिर कोई भी रीतिबद्ध धारा के कवियों को अगर हम देखें, तो मान लो दो कवि हैं और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों के ऊपर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे जब, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि परंपरा को फॉलो किसने किया है दोनों में से, है ना। परंपरा को ये ले लो चप्पल। परंपरा को किसने फॉलो किया है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, है ना। तो उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है कि परंपरा को किसने फॉलो किया। अगर नहीं किया है परंपरा को फॉलो, तो हम क्या करेंगे, मतलब हम नहीं, कोई भी आलोचक और या फिर कोई भी जो उनका गुण दोषों का बखान कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये चीज देखेगा कि क्या इन्होंने रीति में बंद करके रचना की है या नहीं, सारी रीतियों को फॉलो किया है या नहीं। तो अगर सारी रीतियों को फॉलो किया है तो सही एक पॉइंट है ये, है ना। कवि को अतीत अर्थात परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। तो एक कवि को अतीत का ज्ञान होना चाहिए, परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, उसे परंपरा के भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। आलोचना परंपरा को जाने बिना असंभव है। तो परंपरा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कलाकार होगा, कलाकार कलाकार जो है वो अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देने में सक्षम रहता है। टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है? कलाकार अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देने में सक्षम रहता है। तो जो कलाकार है वो क्या करता है, पहले तो उसके अंदर प्रतिभा होती है, प्रतिभा काव्य रचना करने की प्रतिभा, जिसको हमने पीछे पढ़ा था कि प्रतिभा जन्मजात होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है ना। तो प्रतिभा से क्या करता है, वो परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देता है ना। प्रतिभा से अपने टैलेंट से क्या करता है, वो परंपरा का ध्यान रखते हुए काव्य रचना करता है और उसको नवीन रूप देता है रचना को, है ना।
परंपरा के द्वारा से ये पता चलता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास देखा जाता है ना? कि इतिहास में किस-किस व्यक्ति ने क्या-क्या गलतियाँ की थी और हमें क्या नहीं करनी है ना? तो वही सीखते हैं हम कि अतीत में क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को अब हमें नहीं दोहराना है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हमें पता चलता है। इलियट का स्पष्ट कहना है कि कवि की मौलिकता इस बात से है कि वह अतीत को वर्तमान के संदर्भ में देखे। कवि की मौलिकता इस बात में है कि वह अतीत को वर्तमान के संदर्भ में देखे। तो अतीत को देखेगा जब कोई कवि अपनी मौलिक दृष्टि से, है ना? तो किस तरीके से देखे वो कि अतीत को जोड़े, उसका संबंध जोड़े किसके साथ? वर्तमान के साथ कि पुराने समय में ऐसा हुआ था और अगर आज ऐसा हो गया, तो उसका क्या लॉस हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो अतीत को हम इसीलिए देखते हैं ना ताकि हम बच सकें, है ना? लॉस से बच सकें, हानि से बच सकें। तो वर्तमान के संदर्भ में देखें, उनका दोनों को अ, उसके ऊपर सोच-विचार करें, गहन अध्ययन करें कि उस समय ये गलती हुई थी, तो आज ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसको फिर से दोहराते हैं, तो हमें क्या उसका नुकसान होने वाला है। कवि कला और काव्य की प्रमुख धारा का निर्वाह करे। कला का निर्वाह करे, प्रमुख धारा का निर्वाह करे, क्योंकि पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से परिचित होने के कारण कवि का ज्ञान विस्तृत होता है। तो पूर्ववर्ती मतलब कि पूर्ववर्ती वही अतीत, है ना? तो पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से परिचित होने के कारण कवि का ज्ञान जो है वो विस्तृत होता है। तो अतीत का जब ज्ञान है कवि को, तो क्या होता है? कवि का ज्ञान विस्तृत हो जाता है। विस्तृत कैसे होगा? पहले तो वो अतीत के ऊपर स्टडी करेगा, है ना? फिर वर्तमान के ऊपर, फिर भविष्य में आगे उसका क्या बेनिफिट और क्या लॉस है, वो भी सोचेगा, समझेगा, उसके ऊपर गहन विचार विचार या गहन अध्ययन करेगा, तो कवि का ज्ञान जो है वो विस्तृत हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ज्ञान, है ना? कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पहले की भी स्टडी करी है, अतीत की बातों की स्टडी की है, वर्तमान में इसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव हो सकता है और फ्यूचर में क्या हो सकता है ना? तो ऐसे कवि का ज्ञान जो है वो और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आते हैं सॉरी कथनों पर, है ना? कि किस-किसने क्या-क्या कथन कहे तो टीएस इलियट के कथन को पहले हम देखते हैं, क्या कहते हैं ये? आलोचना साँस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। तो आलोचना जो है वो अनिवार्य है, जैसे साँस का आना ज़रूरी है ना? तो वैसे ही जो सांस का निरंतर आना ज़रूरी है, निरंतरता, है ना? तो नैसर्गिक निरंतर सांस जो है हमारी चलती रहनी चाहिए। अगर हमारी सांस रुक गई तो फिर हम गए, है ना? गए काम से। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य है, नैसर्गिक क्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इलियट के अनुसार अ, कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ये वाला कथन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बार आप इसको प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि किसका कथन है ये। कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, है ना? कविता जो है वो कवि के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना नहीं है कविता, कि हाँ, मैं कवि हूँ तो मैं अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति दे रही हूँ अपने शब्दों के माध्यम से, नहीं। क्या है? व्यक्तित्व से पलायन, कि उस व्यक्तित्व से बाहर निकलो और किसके बारे में सोच विचार करो? समाज, देश, दुनिया के बारे में सोच विचार करो। अगर कविता आप लिख रहे हो, तो जनता की भी लाभ-हानि का आपको पता होना चाहिए कि जनता के लिए इस समय क्या किस चीज़ की ज़रूरत है ना? किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरफ जनता जा रही है, किस तरफ समाज जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो कवि को पता होनी चाहिए और पता होनी चाहिए तो उन्हीं बातों को वो अपने शब्दों से अभिव्यक्ति दे और अपने शब्दों के द्वारा उसको लिखे। ठीक है? आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत देखने से पहले अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसमें।
किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। अब हम रिचर्ड्स को पढ़ रहे हैं। हमने पहले किसको पढ़ा? इलियट को पढ़ा था, ठीक है। इलियट से पहले हमने किसको पढ़ा था? वर्ड्सवर्थ को। उससे पहले किसको पढ़ा था? आप क्लास में एक्टिव है? आइए रिचर्ड्स का समय 1893 से 1979, 1979। पूरा नाम इनका इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, एवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स अरेस्तो। गुड। ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। मूल्यवादी समीक्षक कहा जाता है इनको 20वीं सदी के, ठीक है। जन्म इनका 26 जनवरी 1893, इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे। इंग्लैंड के चेशायर शहर में इनका जन्म हुआ था। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे ये। फिर वहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। उनका रचना काल सन 1924 से 1936 के मध्य माना जाता है। उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ? 1 दर्जन। रचना काल का जो समय है, नहीं, उनका जो रचना काल है, रचना काल का समय बोलना गलत होगा, क्योंकि रचना काल में समय भी आ जाता है ना। तो उनका रचना काल जो है, क्या मानेंगे, क्या कहा है यहाँ पर? 1924 से 1936 के मध्य माना जाता है। 1924 से 1936 के बीच में इनका रचना काल माना जाता है, या फिर इनका रचना का समय माना जाता है। उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका ये ग्रंथ है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसका इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये है, तो ये पाश्चात्य, जो मतलब पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य कवि, लेखक, रचनाकार हम कह सकते हैं, पाश्चात्य विचारक कह सकते हैं। है तो ये पाश्चात्य, लेकिन हिंदी साहित्य पर इनका स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या बात है आगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं। तो शुक्ल ने रिचर्ड्स की प्रशंसा की है, रिचर्ड्स के सिद्धांतों की प्रशंसा की है और उसका समर्थन भी किया है। ये दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक हैं। दोनों कौन? रिचर्ड्स और कौन? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आगे है आई रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे। मनोविज्ञान के क्षेत्र से कहां पर आए ये? साहित्य के क्षेत्र में। इसलिए उनके काव्य सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित हैं। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड्स की आलोचना का केंद्र बिंदु है। तो कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना है ना। अभी इसके आगे सिद्धांत आएंगे। कला कला के लिए, कि किसके लिए है कला, है ना। कला कला मतलब कि वही जो आपके आपके भीतर जो काव्य का गुण है, उसको आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना। तो कला जो है वो जीवन के लिए उपयोगी है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई कला है किसी भी काम को करने की, कोई किसी भी चीज की आपके पास कला है, तो वो क्या है? जीवन के लिए उपयोगी है ना। तो उसको जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना इनके सिद्धांत में रिचर्ड्स की आलोचना का केंद्र बिंदु है। वे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से पर्याप्त प्रभावित रहे हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है, बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से, उपयोगितावादी सिद्धांत से ये प्रभावित थे, ठीक है। पूछा जाए अगर आपको कि किससे प्रभावित थे ये रिचर्ड्स, तो बेंथम और मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत से प्रभावित थे। आइए रिचर्ड्स की प्रमुख रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, और ये 1922 में है। यह रचना सी के ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर इन्होंने लिखी है। तो ये सह लेखन में लिखी हुई रचना है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है।
सी के ऑब्डेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखी है इन्होंने ये। तो 3 लोगों ने मिलकर ये लिखी है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 इसका समय है। अर्थ का अर्थ, मीनिंग ऑफ मीनिंग का अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो अर्थ का अर्थ। ये रचना भी सी के ऑब्डेन के साथ इन्होंने मिलकर लिखी है, ठीक है? अब है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में। यहां से ये 22 में, ये 23 में और ये 24 में। साहित्य आलोचना, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो इसको हिंदी में क्या दिया गया नाम? साहित्य आलोचना। साइंस एंड पोइट्री 25 में, विज्ञान और कविता, साइंस एंड पोइट्री, विज्ञान और कविता। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, व्यवहारिक आलोचना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है? आलोचना। प्रैक्टिकल क्या है? व्यवहारिक, मतलब इसका आगे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्यवहारिक आलोचना। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये 1935 में है। कॉलरिज की कल्पना शक्ति, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, तो कॉलरिज की कल्पना शक्ति। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, द फिलोसफी और रिटोरिक का समय जो है 1936 है। शब्दता का दर्शन, ग्रंथ महत्वपूर्ण है सारे, तो याद कर लेना, ठीक है? आइए रिचर्ड्स की निम्नलिखित 2 सिद्धांत उल्लेखनीय है। कौन कौन से? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का सिद्धांत, और मूल्य का सिद्धांत, है ना? थ्योरी ऑफ वैल्यू, संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत पढ़ा होगा आपने एमए में। आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। हो गया? चलो आगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। विषय की रोचकता व रमणीयता से संप्रेषण में पूर्णता का समावेश होता है। कवि जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वे अनुभूतियां प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। तो कह रही हैं कि कवि कवि को क्या करना पड़ता है? स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस होना पड़ता है ना? तो जब मैं कोई चीज फॉलो कर रही हूँ, मान लो मैं एक कवि हूँ और मैं किसी चीज को क्या कर रही हूँ? फॉलो नहीं, अनुभव कर रही हूँ मैं किसी चीज को, है ना? अगर मैं किसी चीज को अनुभव कर रही हूँ या किसी चीज को फील कर रही हूँ, तो मुझे उसके साथ एक रस होना पड़ेगा। एक रस हो के ही मैं क्या कर सकती हूँ? उसको उसको जो है अभिव्यक्ति दे सकती हूँ, या फिर मैं कविता लिख सकती हूँ, है ना? तो मुझे अपने भावों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ, जो कुछ मैं फील कर रही हूँ उसके साथ मुझे एक रस होना पड़ेगा, है ना? तो जब मैं उसके साथ मतलब पूरा डीपली उसमें चली जाऊंगी, पूरा उसमें घुस जाऊंगी, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करूंगी, उसके ऊपर डीपली विचार करूंगी किसी भी बात पर, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगी, है ना? तो मैं उसको अभिव्यक्ति दे पाऊंगी। तो कवि को क्या करना पड़ता है? पहले उसमें डूबना पड़ता है, खुद ही डूबना पड़ता है उन चीजों में जिसको काव्य के माध्यम से बाहर लेकर के आना है। अब
फील तो हर एक व्यक्ति करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फील नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है किसी भी चीज को, या अनुभूतियां किसी के अंदर नहीं है, या भावनाएं है ना किसी के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं, लेकिन भावना को मूर्त रूप देने की शक्ति किसी किसी के अंदर ही है। भावनाओं को अभिव्यक्ति देने की जो प्रतिभा है वो किसी किसी के अंदर ही है, सबके अंदर नहीं है। अनुभव हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन कोई उसको शब्दों में ढाल देता है और कोई इसको बयान नहीं कर पाता है एक काव्य के रूप में, है ना। हर एक व्यक्ति काव्य के रूप में अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाता है, या वो किस चीज को फील कर रहा है उसको डीपली सोचना, समझना, उसके ऊपर गहन चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, और फिर उसको क्या करना, काव्य रूप दे देना। तो अपनी अनुभूतियों के साथ पहले कवि को क्या करना पड़ता है, एक रस होना पड़ता है। अगर वो एक रस नहीं होता है तो वो जो अनुभूतियां हैं वो प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं आ सकती वो अनुभूतियां, है ना। वो अनुभूतियां अंदर ही रह जाती हैं, उनको बयान ही नहीं कर सकते हम, है ना। हम यही कहते रहेंगे वो कुछ अजीब सा फील हो रहा है ना। अब वो अजीब जो फील हो रहा है उसको बयान करना नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, है ना। तो वो एक कवि है जिसके अंदर ये टैलेंट होता है कि वो क्या करे, उसको अभिव्यक्ति दे अपनी अनुभूतियों को कविता के माध्यम से। संप्रेषण एक स्वाभाविक व्यापार है जिसमें निश्चय ही कवि प्रतिभा स्वतः अज्ञात रूप से कार्य करती है। तो संप्रेषण क्या है, एक स्वाभाविक व्यापार जिसमें निश्चय ही कवि प्रतिभा, निश्चय जरूरी है कि जो कवि की प्रतिभा है वह स्वतः अज्ञात रूप से कार्य करती है, अपने आप ही कार्य करती है अज्ञात रूप से प्रतिभा। अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है। अनुभूतियों का सहज ही प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है जो कवि ने अनुभूत की थी। तो मतलब जो कवि ने अनुभव की चीजें, फील की चीजें, उसको क्या कर दिया, प्रस्तुतिकरण कर दिया, मतलब सहज ही वो प्रस्तुतिकरण हो जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष योगदान है। संप्रेषण की प्रक्रिया में किसका योगदान होता है, भाषा का। अगर भाषा का ज्ञान होगा कवि को, तभी वो सही शब्दों को चुन पाएगा, है ना। सही शब्दों को क्या करना है, क्या करके चुन करके, सही शब्दों का चुनाव करके वो एक अच्छी काव्य रचना कर सकता है। तो भाषा का ज्ञान होगा तभी तो सही शब्दों का चुनाव कर सकेगा कवि। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें भाषा का विशेष योगदान है। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से क्या होता है, काव्यार्थ का बोध होता है, काव्य के अर्थ का पता चलता है। इस बोध से ही भावों एवं भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। तो जो वो बोध कवि के अंदर होता है उससे ही क्या होता है, भावों एवं भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। रिचर्ड्स का विचार है कि संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। एक कलाकार एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए मूल्यवान है। एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण, मतलब एक कलाकार के पास विशेष अनुभव होता है, अलग तरह की कोई बात होती है ना। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब उसके ऊपर डीपली मनन करेगा, गहन चिंतन, गहन अध्ययन करेगा, तो फिर एक नई बात निकल करके सामने आएगी, है ना। तो जब नई बात निकल के सामने आएगी तो क्या होगा, एक कलाकार का अनुभव क्या बन जाएगा, विशिष्ट विशिष्ट या फिर विशेष अनुभव बन जाएगा और नया बन जाएगा, है ना। उसमें नयापन आ जाएगा क्योंकि कवि ने अपनी विचारधारा के अनुसार सोचा है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहन चिंतन, मनन, अध्ययन किया है। उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए मूल्यवान है। किसके लिए मूल्यवान है उसकी संप्रेषणीयता, समाज के लिए, है ना। जब वो जो जो मतलब वो फील करता है जिन भावनाओं को गहन चिंतन और अध्ययन के द्वारा। एक मिनट रुकना, कुछ खाया आपने, ब्रेड? नहीं, प्रेयर आप खुद ही कर लो। स्लोली करके चले जाना, दरवाजा बंद करके।
बाय। डोर बंद कर देना। रचना में जितनी प्रबल और प्रतिभाशाली संप्रेषणीयता होती है, वह उतना ही बड़ा कवि या कलाकार होता है। तो रचना में जितनी प्रबल और प्रतिभाशाली संप्रेषणीयता है ना, वही प्रबल भावनाएं, प्रतिभाशाली कहा मैंने, प्रभावशाली है ना, प्रभावशाली, तो वो संप्रेषणीयता होती है, वह उतना ही बड़ा कवि और कलाकार होता है। तो मतलब एक कवि और एक कलाकार को क्या करना पड़ता है, गहन चिंतन, मनन, अध्ययन करना पड़ता है ना। रिचर्ड्स के अनुसार प्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए इन बातों की आवश्यकता होती है। प्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रतिभाशाली शब्द ऐसे बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। कवि या कलाकार की अनुभूति कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। यदि दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भावों और विचारों का संप्रेषण होना चाहिए। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप माने हैं, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक भाषा में सूचनात्मक, तथ्यात्मक अथवा अभिधात्मक भाषा का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक भाषा में सूचनात्मक, तथ्यात्मक और अभिधात्मक भाषा का प्रयोग होता है। रागात्मक भाषा, जबकि काव्य की भाषा रागात्मक और भाषा में भावात्मक अर्थ की प्रधानता होती है। अगर अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, शाम की क्लास में इसको अच्छे से मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट में, ठीक है। अभी फिलहाल जो यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ, फिर शाम की क्लास में इस पे हम फिर से मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर दूंगी, ठीक है, मतलब इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। रागात्मक भाषा का प्रयोग रचनाकार करते हैं। इसमें प्रतीकों, बिंबों और भाव संकेतों को विशेष महत्व दिया जाता है। यही भाषा कवियों और रचनाकारों की अनुभूति को संप्रेषित करने में समर्थ होती है। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ के 4 प्रकार माने हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इनकी रचना देखी थी आपने पीछे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अर्थ में इन्होंने 4 प्रकार माने हैं। वो क्या है? अभिधार्थ या वाच्यार्थ, जब हमने पीछे पढ़ा था ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो उसी से मिलती जुलती यहाँ पर बातें चल रही हैं। अभिधार्थ या फिर वाच्यार्थ, उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सेंस, है ना। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे सेंस शब्द आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ आ जाएगा, है ना। अभिधार्थ या वाच्यार्थ मतलब कि सेंस, यह वस्तु स्थिति से परिचित कराने वाली शक्ति है ना, कि हम बोलते हैं ना ये तो कॉमन सेंस है ना, हर एक व्यक्ति को ये कॉमन सेंस है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, और हर एक व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाती है। फिर है भाव, मतलब कि फीलिंग्स, है ना। वक्ता की वह भावना जो शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करना चाहता है। वक्ता यानी कि वही कलाकार या कवि क्या करता है? अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करता है। तो मैंने कहा कि भावनाएं सबके अंदर हैं, फीलिंग्स हर एक व्यक्ति के अंदर हैं, लेकिन हर कोई उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता है ना। हर कोई नहीं कर सकता है। केवल एक कवि जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर टैलेंट है, वही उनको शब्दों में बयान कर सकता है। शब्द मतलब शब्दों के रूप में उसको अभिव्यक्ति दे सकता है, वही जिसके अंदर ये टैलेंट है, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। वक्ता की वह भावना जो शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करना चाहता है, वो है फीलिंग या फिर भाव। उसके बाद है स्वर या फिर लहजा, जिसको हम टोन कहते हैं। टोन के माध्यम से लेखक का श्रोता या पाठक के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है ना। हमारे हमारे बोलने में भी एक टोन होती है। अगर हम कई बार हम व्यंग्य करते हैं किसी को, तो उसकी एक अलग से टोन होती है ना। तो पता चलता है कि श्रोता या पाठक के प्रति क्या दृष्टिकोण है लेखक का, क्या कहना चाह रहा है ना। बोलता वो कुछ है और उसका मीनिंग कुछ और होता है, व्यंग्य कर रहा है, लेकिन वो क्या है, टोन के माध्यम से ही पता चलता है कि लेखक
श्रोता को क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ना? वो मतलब व्यंग्य कर रहा है, सीधी बात बोल रहा है, या फिर घुमा फिरा के बात कर रहा है ना? अभिप्राय, इंटेंशन क्या है? चौथा जो ये है, ये रेड में नहीं है, इसको करना भूल गई हूँ। अभिप्राय, इंटेंशन, ये चौथा है। पहला है अभिदार्थ या वाच्यार्थ या फिर सेंस, दूसरा है भाव या फिर फीलिंग्स, तीसरा है स्वर, लहजा या फिर टोन, और चौथा है अभिप्राय या फिर इंटेंशन। मतलब हम बोलते हैं ना, मेरा वो इंटेंशन नहीं था कहने का, है ना? इसके द्वारा वक्ता या फिर लेखक अपना अभिप्राय व्यक्त करता है कि मैंने उस इंटेंशन से नहीं कहा, ऐसा कहते हैं ना हम, कि मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। तो इसके द्वारा क्या पता चलता है कि वक्ता या फिर लेखक क्या, किस अभिप्राय को व्यक्त कर रहा है, किस किस बात को कहना चाह रहा है। आइए, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या फिर उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। अब देखो यहां पर ब्रैडले ने क्या सिद्धांत दिया? कला कला के लिए है ना? इस सिद्धांत का खंडन किसने किया? रिचर्ड्स ने। और इन्होंने क्या कहा कि कला व नीति का आपस में संबंध है। इन्होंने बोला कि कला कला के मतलब थोड़ा आसान भाषा में शाम शाम की क्लास में इस पे बात कर लेंगे, ठीक, फिर से, है ना? तो टेंशन मत ले बिल्कुल भी। रिचर्ड्स के अनुसार एक श्रेष्ठ कला वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो। श्रेष्ठ कला क्या है? जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो या फिर लगी हो, पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से जुड़ी हुई हो, जो हमारे नूतन या पुरातन सत्य का आख्यान करे, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो, तो वह महान कला होगी। ये किसका विचार है? रिचर्ड्स का। कथन किसका है? रिचर्ड्स का कथन है। एक श्रेष्ठ कला क्या है? वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो, है ना? मतलब कला अगर है या कविता कवि लिख रहा है, तो वो किसके लिए हो? मानव का सुख उसमें निहित हो, पीड़ितों का उद्धार उसमें निहित हो, या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से वो कविता जुड़ी हुई हो, है ना? हमारा जो आपसी जो सहानुभूति होती है एक दूसरे के प्रति, उसके उससे वो जुड़ी हुई हो कविता। उसके बाद क्या कह रहे हैं? जो हमारे नूतन और पुरातन सत्य का आख्यान कर सके, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो, तो वह महान कला होगी। तो मतलब कि लोगों का फायदा होना चाहिए उसमें, कुल मिला के बात ये है। रिचर्ड्स के अनुसार सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। जब कलाकार जो है वो काव्य रचना कर रहा है ना? तो वो कौन सी स्थिति है? सृजन की स्थिति है, सृजन के क्षण है। उसमें वो कैसी स्थिति बताया है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, है ना? सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर की स्थिति है वो। क्योंकि जब कवि काव्य रचना कर रहा होता है, तो वो पूरा फीलिंग से, भावनाओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पहले बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंतन, मनन और गहन अध्ययन कर चुका है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुंचे। अब काव्य कब उपयोगी होगा? जब पाठक का साधारणीकरण होगा उसके साथ, है ना? तो उपयोगी काव्य वही है जब पाठक अपने आप को उसके अंदर देख रहा है या फिर अपने आप को उसके साथ जोड़ रहा है ना? उसकी मानसिक स्थिति के निकट पहुंच रहा है। किसकी? सृजन करने वाले की, कविता करने वाले की मानसिक स्थिति के निकट पहुंच गया है। कौन? पाठक, दर्शक या फिर श्रोता। रिचर्ड्स ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही हृदय की रस दशा कहा है ना? रस दशा, मुक्त दशा, ये सब मैं आपको पढ़ा के आई हूँ शुक्ल से। रिचर्ड ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप माना है ना? मूल्यवान रूप मतलब कि काव्य क्यों उपयोगी है, कब उपयोगी हो सकता है काव्य? जब कवि ने जिन भावनाओं से लिखा है, जिन फीलिंग्स, जिन इमोशंस के साथ कवि ने रचना लिखी है, उनको उन्हीं फीलिंग्स और उन्हीं इमोशंस के साथ समझना क्या है? एक अच्छा काव्य है।
अगर पाठक अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है उस चीज से, है ना, श्रोता या दर्शक अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पा रहा है, तब वो मूल्यवान काव्य है, अदरवाइज नहीं, ऐसा कहना है रिचर्ड्स का। तो रामचंद्र शुक्ल भी इसको क्या कहते हैं, हृदय की रस दशा। विशेष तथ्य, रिचर्ड्स ने संप्रेषण और भाषा पर विचार किया और वैज्ञानिक भाषा को अलग माना। सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यवस्थित और व्यापक रूप से सौंदर्य शास्त्र को रिचर्ड्स ने प्रतिस्थापित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक प्रशंसक रहे हैं, ये हमने पीछे भी देख लिया था। आइए, रिचर्ड्स ने आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। ये रिपीट हुई हुई है कुछ स्लाइड्स, तो मिथक मिथक को हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा फिर। और जो भी हमने पढ़ा है इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके आपको समझाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो शाम की क्लास में इस पे बात करेंगे, ठीक है। किसी को और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो अब आप बता सकते हैं मुझे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अब आप बता सकते हो, या फिर एंड करें हम क्लास को, तो फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। इसको मैं और ज़्यादा कोशिश करूंगी आपको डीपली समझाने की, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और अगर अभी है आपको कोई कंफ्यूजन तो अभी बता दो, ताकि मैं शाम की क्लास में उसको क्लियर करूं। मैम वहाँ सब लेट उठते हैं तो आप हम लोगों को पढ़ाने के बाद सो जाते हो? अच्छा। हाँ, कभी-कभी सो जाती हूँ, एक्चुअली ठंड लग जाती है तो सोना पड़ता है। और अभी तो मतलब 1 घंटा ही सोई हूँ। यहाँ मेरे पास आज 2 लड़कियाँ थी शाम को, एक पूजा जिसको आपने वीडियो में देखा है, और एक और लड़की है कल्पना। तो कल्पना तो सो रही है, पूजा अपने काम पे चली गई है। तो इन लोगों ने मुझे रात को सोने नहीं दिया है, मतलब गप्पे मार-मार के पूरा। तो अभी मैं सोऊँगी क्योंकि 1 घंटा ही सोई हूँ। वो भी मैंने जबरदस्ती कह के इनको कि मुझे सोने दो भाई, मुझे क्लास लेनी है सुबह। तो अभी सो जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे नींद मतलब आ जाएगी अच्छे से, क्योंकि 1 ही घंटा सोई हूँ तो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। ख्याल रखिए। हाँ, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है। तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी सेहत का, कि आपकी तबीयत सही रहे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाय बाय, शाम की क्लास में मिलेंगे।